हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेंडिंग ऑफ बीम्स, डंडों का बंकन। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी कि बीम क्या होता है, बीम क्या होती है या बीम क्या होती है, तो उसकी और एक बेंडिंग ऑफ बीम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये सब तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। अ रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर और रेक्टेंगल, मतलब रोड आपके पास इस तरह से है मान लीजिए। अब वो साइड में अगर उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुआ इस तरह से, तो इस रोड को हम क्या कहेंगे, बीम कहेंगे, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। इसी तरह से ये रोड जो है, इसका साइड वाला जो ये वाला सरफेस है, ये वाला रेक्टेंग वो उसमें भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो है उसका रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो हुज थिकनेस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और जो थिकनेस है वो क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। एंड इन विच शेयरिंग स्ट्रेस कैन बी अज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। और जो शेयरिंग स्ट्रेस, अब शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा रखा है। मतलब पैरेलल जो सरफेस के जाएगा वो स्ट्रेस जो है वो नेग्लिजिबल होगा ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड इज कॉल्ड द बीम। तो ऐसी रोड को हम क्या कहेंगे, बीम कहेंगे। डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये एक रोड थी जो कि पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, बाद में हमने इसको मोड़ दिया, तो मुड़ने के बाद ये इस सिचुएशन में आ गई, तो इसे तो हम कहेंगे बीम। ओके, अब यहाँ पर इस बीम को हम क्या मान सकते हैं, अ बीम कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिन लेयर्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ बेंडिंग। प्लेन ऑफ बेंडिंग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी तो अपन इतना मान सकते हैं कि जैसे हमारे पास पतली पतली शीट्स होती है, पतली पतली शीट को अगर एक के ऊपर एक शीट चिपकाते जाएं तो थोड़ी सी मोटी बन जाएगी ना। तो जो बीम होती है, इट कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ थिन लेयर्स। छोटी छोटी पतली पतली लेयर्स होगी, उनको मिला के हमें बीम मिल जाती है। ईच लेयर कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लॉन्गिट्यूड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बीम की जो डेफिनेशन है बस वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है न्यूट्रल सरफेस। वेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कपल, कपल का मतलब होता है जो अपन बोलते हैं ना टॉर्क, यहाँ पर कपल का मतलब है टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क लगाते हैं अगर किसी बीम पे, तो जब फोर्स लगाते हैं तब तो जो आपकी बीम होगी या जो रोड होगी, मैं बीम की जगह रोड वर्ड यूज कर लेती हूँ, बीम और रोड एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा बस। उसकी उसे रोड को बीम कब कहेंगे, जब उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होगी उसकी मोटाई के कंपैरिजन में, बस तभी उसको बीम कह देंगे। तो व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ कपल, यानी जब उस पे टॉर्क लगाते हैं, तो टॉर्क लगाने से क्या होता है, हमेशा सर्कुलर मोशन होती है, तो बीम जो है वो मुड़ेगी। ओके, इट बेंड्स, ये मुड़ जाती है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क, वृत्ताकार चाप के फॉर्म में मुड़ जाती है। तो यहाँ देखा होगा कि ये बीम इस तरह से थी, हमने इसको इधर से मोड़ दिया और इधर से मोड़ दिया, तो ये बीम जो है वो इस तरह से सर्कुलर आर्क में मुड़ गई। या सर्कुलर का मतलब अगर इन दोनों को मिलाऊं तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर आ जाएगा और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ कपल, इट बेंड्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क इन द बेंड पोजिशन, मुड़ी हुई पोजिशन में, all the layers lying on the inner or concave side experience and compression force and get contracted, and the layers lying on the outer or convex side an extension force and get elongated। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है कि जब हम इसको मोड़ते हैं, मोड़ने पे अंदर वाले जो लेयर्स होते हैं उनमें तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन यानी संकुचन होता है। और जो बाहर वाली लेयर्स होती है उनमें क्या होता है, एक्सपांशन या इलोंगेशन होता है, यानी उनकी तो लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी और अंदर वाले जो सरफेसेस होंगे उनकी लंबाई घट जाएगी। तो इसे ये कॉन्वेक्स सरफेस बोल रहा है और इसे ये कॉन्केव सरफेस। तो कॉन्केव सरफेस पे कॉन्ट्रेक्शन होगा और कॉन्वेक्स साइड वालों में इलोंगेशन होगा, यानी उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इन बिटवीन द कॉन्ट्रेक्टेड, यानी जो संकुचित आपके पास, यानी जिनकी लंबाई कम हुई है वो सरफेस, एंड इलोंगेटेड सरफेस, इनके बीच में एक लेयर ऐसी होगी, जाहिर सी बात है
कि जब कॉन्ट्रेक्शन से दूर जाते जाएंगे तो कॉन्ट्रेक्शन घटता जाएगा, इधर से इधर दूर जाते जाएंगे तो कॉन्ट्रेक्शन घटता जाएगा, और इधर से पास आते जाएंगे तो इलोंगेशन घटता जाएगा। तो बीच में कहीं पे एक ऐसी लेयर होगी जिसमें ना तो कॉन्ट्रेक्शन आएगा ना ही उसमें इलोंगेशन आएगा, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सरफेस। डायग्राम में वो बताया गया है, लेयर EFGH जो है वो न्यूट्रल सरफेस है। तो पिक्चर में EFGH को आप एक बार देख लीजिए कि पिक्चर में EFGH जो है, मैं बता देती हूँ कि न्यूट्रल सरफेस यहाँ पे कौन सा हमारे पास बनाया हुआ है, मैं बना देती हूँ। E ये रहा, यहाँ पे F ये रहा, ओके, और G आपके पास ये रहा, और H आपके पास ये रहा। तो शेडेड कर देती हूँ। ये वाला जो लेयर होगी, ये देख लीजिए 3D में आराम से दिख रहा होगा, ये जो लेयर होगी इसमें हम मान के चल रहे हैं कि ना तो इसमें इलोंगेशन होगा और ना ही इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा। दिखने में तो कर्व दिख रहा है लेकिन उसमें इलोंगेशन और कॉन्ट्रेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें EFGH को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सरफेस बोलेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा न्यूट्रल सरफेस। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ बेंडिंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। द प्लेन ऑफ बेंडिंग इज दैट प्लेन इन विच द बीम बेंड्स, यानी जिस प्लेन में हम उसे मोड़ते हैं, जिस प्लेन में हम उसे मोड़ते हैं, और डिफ्लेक्टिंग और रिस्टोरिंग कपल एक्ट्स, या जिस पे हम टॉर्क लगाते हैं जिस प्लेन में, उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ बेंडिंग। तो द प्लेन ABCD इज द प्लेन ऑफ बेंडिंग। बस इतनी सी डेफिनेशन अपन को याद रखनी है, और हमेशा ये प्लेन ऑफ बेंडिंग जो होगा वो न्यूट्रल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो EFGH आप देख लीजिए, EFGH जो प्लेन था उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे ABCD प्लेन, A B C और D, ये वाला, ये जो है हमारा प्लेन ऑफ बेंडिंग है। यानी इसी प्लेन के अबाउट इसको हम मोड़ेंगे, इस प्लेन के अबाउट इसको मोड़ेंगे। तो न्यूट्रल सरफेस और प्लेन ऑफ बेंडिंग जो है, उसके बाद हमारा आता है न्यूट्रल एक्सिस। द लाइन इन द न्यूट्रल सरफेस विच लाइज इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। यानी समझने की बात ये है कि अपन ने देखा कि EFGH हमारा मान लीजिए ऐसा था, EFGH, ये आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और AB जो था वो हमारा इसके परपेंडिकुलर था, ABCD है ना। तो यहाँ पे A इस तरह से, ABCD इस तरह से प्लेन है, ABC और D। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो वाली लाइन बिल्कुल ये होगी जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। ये मान लीजिए N है, ये मान लीजिए N प्राइम है। तो ऐसी एक्सिस जो कि आपके न्यूट्रल सरफेस में भी लाई करे और प्लेन ऑफ बेंडिंग में भी लाई करे, दोनों के अंदर अगर वो स्थित है, तो जाहिर सी बात है वो कौन सी लाइन होगी, जो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन होगी, और वो यहाँ पे N और N प्राइम से दर्शाया हुआ है, उसे न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, द लाइन इन द न्यूट्रल सरफेस, यानी न्यूट्रल सरफेस में ऐसी लाइन विच ऑल्सो लाइज इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग, जो कि प्लेन ऑफ बेंडिंग में भी लाई करे। वो तब भी हो सकता है जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लाइन अपन ले, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वो वाली लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी। एक्सिस ऑफ बेंडिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है, एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक्सिस ऑफ बेंडिंग नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और ये वही है जैसे बेंडिंग प्लेन जो है, बेंडिंग प्लेन के सेंटर से गुजरती हुई जो एक्सिस होगी वो हमारी एक्सिस ऑफ बेंडिंग होती है, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बट हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट, ये हमें पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन के लिए क्या करना है, इन द बेंट स्टेट, यानी जब हमारी बीम जो है वो मुड़ी हुई है, इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल सरफेस। न्यूट्रल सरफेस बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, तो अगर हम साइड से उसको देखें, साइड से मतलब अपन ने अभी 3D इमेज देखी, अगर उसी की अपन 2D इमेज देखें तो वो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे ये देख लीजिए N है और ये आपका N प्राइम है, तो ये जो लाइन है ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। वैसे तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर अगर होगा तो ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, फिलहाल हम इसे एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इलोंगेशन कितना होगा या कॉन्ट्रेक्शन कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि उस प्लेन की या उस लेयर की, उस प्लेन की या उस लेयर की न्यूट्रल सरफेस से कितनी ज्यादा दूरी है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे न्यूट्रल सरफेस से इधर दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो इलोंगेशन है वो बढ़ता जाएगा, और नीचे की डायरेक्शन में जैसे जैसे न्यूट्रल सरफेस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी लेयर की, वैसे वैसे हमारा जो कॉन्ट्रेक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रेक्शन डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल सरफेस। तो इलोंगेशन और कॉन्ट्रेक्शन जो है वो न्यूट्रल सरफेस से दूरी पर बिल्कुल निर्भर करता है। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई आपको।
उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल कपल, कपल का मतलब टॉर्क होता है, तो जब किसी बीम पे बाहर से हम कोई टॉर्क लगाते हैं, इट बेंड्स, यानी उस टॉर्क की वजह से जाहिर सी बात है ये मुड़ेगी। इट डेवलप्स एन एक्सटेंशन फोर्स above the neutral surface and compression force below the neutral surface, यानी कहना चाह रहा है कि जब हम उस पर टॉर्क लगाते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला आपने देखा होगा, आर क्रॉस एफ होता है, यानी टॉर्क के अंदर आता क्या है, फोर्स ही आता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इसमें एक जो न्यूट्रल सरफेस है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो तो एक्सटेंशन फोर्स लगता है। एक्सटेंशन फोर्स को क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि वो लाइन लेंथ को बढ़ा रहा है। और नीचे कंप्रेशन फोर्स लगता है, नीचे उसको नाम कंप्रेशन क्यों दिया है, क्योंकि नीचे की तरफ जो है लंबाई घट रही है। तो यहाँ पे कुछ एरो बनाए हुए हैं और वो एरो जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना, वो एरो जो है वो कंप्रेशन और एक्सटेंशन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बता देती हूँ, न्यूट्रल सरफेस के ऊपर ये देख लीजिए आप एरो, इसकी लंबाई ज्यादा है, इसकी लंबाई फिर छोटी है और इसकी लंबाई फिर छोटी है। ये जो एरो बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये जो एरो बनाए हुए हैं ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सटेंशन फोर्स। और एरो की जो लंबाई है वो बता रहा है कि सबसे ऊपर वाला जो है उसमें सबसे ज्यादा लेंथ बड़ी है, फिर उसमें कम है, फिर उसमें कम है। इसी तरह से नीचे इसमें कंप्रेशन फोर्स लगेगा, कंप्रेशन के लिए अंदर की तरफ फोर्स लगना पड़ेगा। तो ये देखो अंदर की तरफ फोर्स बढ़ता जा रहा है और इधर बाहर की तरफ फोर्स बढ़ता जा रहा है, इधर भी बाहर की तरफ फोर्स बढ़ता जा रहा है और इधर अंदर की तरफ फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो ये फोर्स कहलाते हैं आपके कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन फोर्स। ओके, एंड of the beam and give rise to internal restoring couple due to elastic property। कहना चाह रहा है कि अब क्योंकि आपने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है, एक्सटर्नल की वजह से हमने देखा था कि जितना हम बाहर से फोर्स लगाते हैं बॉडी अपनी शेप में वापस आने की कोशिश करती है, और वो जो शेप में वापस आने की कोशिश करने के लिए जिम्मेदार टॉर्क होगा वो क्या होगा, उसका इंटरनल रीस्टोरिंग होगा। रीस्टोरिंग क्यों बोला, रीस्टोर मतलब वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लाने के लिए जो जिम्मेदार होगा। तो इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इंटरनली कुछ फोर्स लगेगा जो इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। तो ये जो फोर्स इंटरनली लग रहा है, इस फोर्स का द मोमेंट ऑफ दिस इंटरनल रिस्टोरिंग कपल अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, हमें इस बार जो इंटरनल रिस्टोरिंग कपल लग रहा है, ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, इसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमें क्या लेना पड़ेगा, मोमेंट लेना पड़ेगा। मोमेंट का मतलब आघूर्ण होगा। जैसे मैंने आपको नॉर्मल टॉर्क की बताया, नॉर्मल टॉर्क किसका आघूर्ण होता है, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, संवेग का, क्योंकि नॉर्मल टॉर्क हमारे पास वही होता है। तो इस तरह से हमारे पास नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम था, हाँ सॉरी एंगुलर मोमेंटम था, वो एंगुलर मोमेंटम था, और टॉर्क जो था वो फोर्स का मोमेंट था। इसी तरह से जो इंटरनल टॉर्क लग रहा है, जब उसका मोमेंट लेंगे अपन, उसका आघूर्ण लेंगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बेंडिंग मोमेंट। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन देनी है। और अगर 1 मार्क में आता है तो आप ये जो केवल ये जो बोल्ड किया हुआ है, डार्क ब्लैक किया हुआ है, सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं हम इसकी मैथमेटिक्स पे। तो लेट अस कंसीडर a small section PQ of the beam bend in the form of circular arc। तो सबसे पहले एक PQ सेक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ, आपको सिर्फ ये PQ सेक्शन पे ध्यान देना है। ये देखिए एक PQ सेक्शन हमारे पास ये रहा, ये P और ये यहाँ पे आ गया Q। तो सिर्फ इतना सा PQ सेक्शन हमने लिया था जो मुड़ गया है। ओके, मुड़ गया है, सर्कुलर आर्क के फॉर्म में मुड़ा है, रेडियस उसकी कितनी है r, सेंटर ऑफ सर्कल उसका बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर O है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, एंगल अगर पूरा सर्कल अगर कंप्लीट होता है इस PQ का, इस तरह से अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता तो सेंटर कहाँ पे बनता, O पे बनता, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब आगे क्या आया है, लेट r बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बता दिया, ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस n प्राइम and circular arc PQ subtend an angle theta at the center of curvature, center of curvature पे theta एंगल बना रहा है। If we consider a filament P prime Q prime at a distance z from the neutral axis, अब अपन न्यूट्रल एक्सिस से z दूरी पर एक दूसरा सेक्शन लेते हैं। ये देखो z दूरी पर दूसरा सेक्शन लिया P प्राइम और Q प्राइम, ठीक है, z दूरी पर है, किससे z दूरी ली हुई है, न्यूट्रल एक्सिस से, n प्राइम से लंबवत दूरी ली है z, और वहां पे एक एलिमेंट लिया है p प्राइम q प्राइम। अब बिफोर बेंडिंग क्या होगा, बिफोर बेंडिंग आप देखिए p प्राइम q प्राइम की जो लेंथ है
वो पी क्यू के बराबर रहेगी, क्योंकि बिफोर बेंडिंग सिचुएशन ये ऐसी रहेगी। तो अगर यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो और यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे लेंथ जो है वो पी क्यू है, तो यहाँ पे ऊपर वाले पे लेंथ जो है वो पी प्राइम और क्यू प्राइम रहेगी। तो बिफोर बेंडिंग आपके पास पी प्राइम पी क्यू के बराबर ही होगी। और डायग्राम से देखिए कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर आ रहा है। डायग्राम से आप पी क्यू देखिए वो आर थीटा के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इस तरह से पिक्चर है, ये है आपके पास P, ये है आपके पास Q, ये आपके पास R और ये आपके पास थीटा। तो ये जो लेंथ है सर्कल के फॉर्मूले से हम जानते हैं किसके बराबर होगी, R थीटा के बराबर होगी। तो बिफोर बेंडिंग P प्राइम Q प्राइम जो है वो PQ के बराबर होगा और वो किसके इक्वल होगा, R थीटा के इक्वल होगा। लेकिन आफ्टर बेंडिंग जो है वो PQ तो हमारा उतना ही है R थीटा, लेकिन अब P प्राइम Q प्राइम जो है बेंडिंग के बाद हमने देखा ये लेयर इस तरह से आ रही है, तो PQ तो यहाँ रह गया लेकिन P प्राइम Q प्राइम यहाँ चला गया। तो P प्राइम Q प्राइम की लेंथ इस बार बढ़ जाएगी। तो सेंटर से ये दूरी कितनी थी, R थी, और अब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ले ली, Z। तो ये पूरी दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, R प्लस Z। तो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है अब वो यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी, R प्लस Z। एंगल अभी भी कितना है, थीटा, तो R प्लस Z इंटू थीटा हो जाएगा। पिक्चर में देख लीजिए, इसमें ये वाली लेंथ और जोड़ देंगे, दिस इज Z, और पहले ही सेंटर तक की दूरी कितनी है, R। तो P प्राइम Q प्राइम वाला यानी डॉटेड वाला सर्कल पूरा करना है, डॉटेड लाइन वाला सर्कल पूरा करोगे तो पिक्चर इस तरह से बनेगी। ये P प्राइम है और ये Q प्राइम है, ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, R प्लस Z, और एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस बार हमारे पास आफ्टर बेंडिंग कितना आ जाएगा ये। अब हमें इलोंगेशन चेक करना है कि इसका मतलब बिफोर बेंडिंग P प्राइम Q प्राइम जो है वो PQ के बराबर था और आफ्टर बेंडिंग उसकी लंबाई बढ़ गई, तो चेंज कितने का आया, इलोंगेशन कितना हुआ इस फिलामेंट का बेंडिंग की वजह से। तो लंबाई बाद में कितनी है, P प्राइम Q प्राइम, इनिशियली उसकी लंबाई कितनी थी, PQ के बराबर थी, तो बाद में लंबाई कितनी है, R प्लस Z इंटू थीटा, और पहले कितनी हो जाएगी, R थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, Z थीटा। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ में सिर्फ चेंज आया है। तो हमें अगर स्ट्रेन निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अभी अभी देखा कितना है, Z थीटा, और इनिशियल लेंथ कितनी थी, R थीटा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, Z बाय R आ जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिया है तो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेते हैं तो कौन सा मॉड्यूलस आता है, यंग मॉड्यूलस आता है। तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टेंसाइल बोल दो या लॉन्गिट्यूडनल बोल दो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालना है, स्ट्रेस का, तो इस y को किससे मल्टीप्लाई करना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा। y एज इट इज रहने दो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला जो है वो इक्वेशन 1 से, सॉरी स्ट्रेन का फॉर्मूला इक्वेशन 1 से पुट कर दिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, हमने देखा है जो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस आपके पास क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूंगी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब ये जो एरिया होता है वो हमेशा कौन सा लेता है, क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से रखना, स्ट्रेस का फॉर्मूला तो इक्वेशन 2 से हमने निकाल लिया, वाई जेड अपॉन आर। तो ये स्ट्रेस का फॉर्मूला तो आ गया वाई जेड अपॉन आर। अब बात करते हैं अपन एरिया की। तो देखो क्रॉस सेक्शन अगर पूरा लेते हैं, पूरी बीम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, जे के एल एम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमारे पास उसका छोटा सा एलिमेंट अगर लेते हैं, सिर्फ पी प्राइम क्यू प्राइम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, डेल्टा ए। ये आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे, जे के एल एम, पहले पूरे का क्रॉस सेक्शन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो क्रॉस सेक्शन कैसे है, क्रॉस सेक्शन हमेशा साइड में होता है परपेंडिकुलर। जे के एल एम क्रॉस सेक्शन लिया है, तो ये देखिए जे के एल एम। अब साइड से अगर यहां से अपन इसको देखते हैं, ठीक है, यहां से देखो इसको, यहां से देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, ये जे के एल एम, और इसमें यहाँ पे बीच में कहीं हमारा पी प्राइम क्यू प्राइम था। तो जो पी प्राइम क्यू प्राइम का था उसका एरिया एलिमेंट जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस के अंदर मतलब कौन सा लाई कर रहा है, हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है उसमें एन लाई कर रहा है। तो बीच में एक लाइन बना दी मैंने न्यूट्रल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, कौन सा है, ई और एच। तो ये हमारा ई और एच हो गया। अब जो हमने पी प्राइम क्यू प्राइम एलिमेंट लिया है वो न्यूट्रल एक्सिस से जेड दूरी पर है, तो यहाँ से जेड दूरी पर छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है डेल्टा ए, और ये भी हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट होगा। इसकी पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये ध्यान से देखिए, ये जे के एल
और m हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। उसमें न्यूट्रल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो लाइन है वो कौन सी हो गई, EH, और Z दूरी पर हमने P प्राइम Q प्राइम एलिमेंट लिया, तो P प्राइम Q प्राइम एलिमेंट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एलिमेंट है, वो डेल्टा A या फिर DA ले लेते हैं। तो एरिया से मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया कितना हो गया, डेल्टा A हो गया। आई होप इट इज क्लियर। तो फोर्स हमारे पास आ गया। अब जब हमारे पास फोर्स आ चुका है तो हमें क्या लेना है, इस फोर्स का मोमेंट निकालना है, यानी इस फोर्स का आघूर्ण निकालना है। तो हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, या तो R क्रॉस F लिख लो, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो, या फिर हम जानते हैं कि जो फोर्स होगा उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। अब फोर्स हमारा जो लग रहा है, फोर्स तो हमने अभी भी निकाला था, YZ/R इंटू डेल्टा ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो जहां आपका फोर्स लग रहा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रहा है, तो मैं आपको फोर्स दिखा देती हूँ हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया की। फोर्स हमारे पास यहाँ पर देखिए, और उसी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें एक्सिस से लेनी है, क्योंकि हमें देखो मोमेंट किससे लेना है, आप देखिए जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लिया जाता है उसी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है। तो आपने जो फोर्स लिया है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ ना, द मोमेंट ऑफ दिस इंटरनल रिस्टोरिंग अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन में आपने ये जो मोमेंट लिया है वो किसके अबाउट लिया है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लिया है। न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है, n प्राइम। तो जो आपका फोर्स लगेगा यहाँ पे लगेगा इस तरह से, उसकी परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स तो लग रहा है इधर से और एक्सिस है आपकी यहाँ पे, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यही होगी। और पिक्चर में देखिए, डायग्राम में देखिए, ये आपको कितनी डिस्टेंस दी हुई है, z। तो R क्रॉस F फॉर्मूला लगाएंगे, यानी फोर्स का एक्सप्रेशन तो आ गया ये, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, z हो गई। दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ये YZ²/R। ठीक है, हमारे पास ये आ चुका है। अब द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन, अगर हमें पूरे बीम के लिए लेना है तो इस पे क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे। तो समेशन लगा दिया, समेशन में y कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, तो समेशन किस पे लग जाएगा, डेल्टा A Z²। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आता है, सपोज अपन उसको g से डिनोट करते हैं तो एक्सप्रेशन g का ये आ जाएगा, तो g का एक्सप्रेशन अपन ने ये ले लिया। यहाँ पे जो समेशन के अंदर टर्म है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया IG से। अब इस IG की डेफिनेशन भी एग्जाम में हमें कई बार पूछी जाती है। IG यहाँ पे क्या है, डेल्टा A Z²। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल सरफेस। ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम देखते हैं मास जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है। जब बॉडी घूमती है तो कोई पार्टिकल अगर उसका मास m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्सिस से वो r है, तो mr² होता है। ज्योमेट्रिकल में यहाँ पर g लग जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, z है। बस यहाँ मास की जगह क्या आता है, एरिया आता है। क्योंकि मास की जगह एरिया आता है यानी शेप आता है, और शेप जो होता है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, इसलिए इस टर्म को हम क्या नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज्यामितीय जड़त्वाघूर्ण। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ओके, तो यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर है। अब हम यहाँ पर दोनों केस में बात करते हैं कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हमारी बीम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की है या फिर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, दोनों ही स्थिति में ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कितना होगा। तो अगर हमारी बीम जो है वो रेक्टेंगुलर की है, ठीक है, वो हमारी बीम क्या है, रेक्टेंगुलर की है, तो इस तरह से दिखेगी। उस कंडीशन में हमारे पास क्रॉस सेक्शन तो ये होगा ना, हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है, क्रॉस सेक्शन का आ रहा है, तो लेंथ का तो फिलहाल कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम इसकी जो चौड़ाई है मान लीजिए वो b है, और जो मोटाई है वो आपके पास d है, तो सेंटर से लेंगे, क्योंकि जो n प्राइम है वो हमारा बीच में लाई कर रहा था EH लेंथ में। तो EH लेंथ के अबाउट अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका सबसे पहले जो एलिमेंट होगा, अगर मान लीजिए लेंथ जो है वो आपकी y डायरेक्शन में है, मान लीजिए यहाँ पे इस केस में dx dz रखा है, यानी जो b है, चौड़ाई जो है वो मान लीजिए x डायरेक्शन में है, और जो मोटाई है वो आपकी z डायरेक्शन में है। तो अगर ये जो साइड वाला एरिया है इसका छोटा सा मुझे एरिया एलिमेंट लेना पड़ा, तो वो कितना होगा, dx dz। बिल्कुल वैसे ही जैसे dy dx लेते हो या dx dy लेते हो, तो एरिया एलिमेंट तो आ गया dx और dz, और आपके पास z² पहले से वहां पे था,
करेक्ट, क्योंकि जो IG का फॉर्मूला था वो कितना था, Z² डेल्टा A, तो Z² तो एज इट इज रख लिया, एरिया एलिमेंट कितना हो गया, dx dz हो जाएगा। x की लिमिट कहां से जाएगी, x डायरेक्शन में हमने चौड़ाई मानी है और z डायरेक्शन में उसकी मोटाई मानी है, तो सेंटर से लेंगे तो ये लेंथ जो है वो -b/2 से b/2 लिमिट चला जाएगा, इसी तरह से -d/2 से d/2 चला जाएगा, क्योंकि जो साइड का एरिया बना है आपका उसमें सेंटर पे था EH और एलिमेंट आपने यहाँ पे लिया था, तो इसी एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरी लंबाई लेनी पड़ेगी और पूरी चौड़ाई लेनी पड़ेगी, तो बीच वाला जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन होगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो कि आप पे छोड़ रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे dx dz को, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि dx का तो सिर्फ अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिए और Z² dz का अलग से कर दीजिए, इसकी -d/2 से d/2 हो जाएगी और इसकी b/2 से b/2 हो जाएगी, -b/2 से, तो -b/2 से b/2 जो x वाले को सॉल्व करोगे तो सिंपली क्या आएगा b, तो यहाँ पे b लिखा हुआ है, और Z² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, Z³ 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास Z³ 3 है, लेकिन उसमें लिमिट d/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, d³12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर सर्कल का करते हैं तो सर्कल का हमें फॉर डेरिवेशन अपन नहीं कर रहे हैं, सर्कल का आप डायरेक्टली याद रख लीजिए, अगर सर्कुलर मोमेंट, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली रोड निकालते हैं, मतलब रोड इस तरह से दिखेगी, ये अगर रोड क्रॉस सेक्शन इस तरह से होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, πr⁴ होगा। इसका रीजन क्या है, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, दोनों ही लिमिट जो जाएगी वो -r/2 से r/2 जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी r/2 से r/2 और इस डायरेक्शन में भी r/2 से r/2, तो आप इसी एक्सप्रेशन में b और d को r से रिप्लेस कर देंगे, dx dy आपका बिल्कुल सेम ही हो जाए, dx और dz बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ही हो जाएगा, तो आपको पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, YIG इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल, ये नहीं पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। अब ये जो बाकी की थ्योरी है ये किसी काम की नहीं है, दैट्स इट, ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग ऑफ बीम वाला टॉपिक। अब इसका एक एप्लीकेशन है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है। कैंटिलीवर जो होता है, व्हेन वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल बीम, यानी अभी भी हमने एक बीम ली है, अभी हमने क्या किया था, उस बीम को दोनों साइड से मोड़ दिया था, इधर भी फोर्स लगा दिया था, इधर भी फोर्स लगा दिया था। अगर ये ना करके केवल एंड पे एक वेट लगा दिया जाए और ये वाला एंड जो है फिक्स, यानी एक एंड को फिक्स रख के दूसरे एंड पर अगर वेट लगा दिया जाए तो उसकी शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो व्हेन वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बीम इज फिक्स्ड रिजिडली उसको फिक्स कर दिया गया है वॉल पे या दीवार पे, एंड द अदर एंड ऑफ द बीम इज लोडेड, और अदर एंड पे लोड लगा दिया गया है, तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कैंटिलीवर। कैंटिलीवर की डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर आएगी। तो पिक्चर में आप देख रहे हैं, इधर हमने एंड पे कौन सा वेट लगा दिया है, W वेट लगा दिया है, और सेंटर हम यहाँ मानेंगे O से, जबकि O से ये बीम शुरू हो रही है और ये इसकी पुरानी लेंथ थी, यानी यहाँ से इसकी पुरानी लेंथ है और इसकी लेंथ मान लीजिए हमने L। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट की एक सिरे से जो दूरी है मान लीजिए x है, तो जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से दूरी कितनी हो जाएगी, L-x हो जाएगी, और फोर्स हमारा यहाँ पे W लग रहा है। अब यही थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, तो सबसे पहले आपको ये सब चीजें अगर देखते हैं तो ये इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा फॉर्मूले पे आ जाइए। द कर्वेचर ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस चेंजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हमारे पास यहाँ पर उसका कर्वेचर जो है चेंज होता जाएगा। अब ए पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, इसमें डायग्राम में बताया हुआ नहीं है, तो हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ओके, लेट ए बी इज अ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द हॉरिजॉन, ठीक है। वन एंड ए इज, अच्छा ए पॉइंट वो है जिसे हमने रिजिडली क्लैम्प किया है, और बी जो है जिसपे वेट लटका है, यानी यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया और बी एंड पे जो है वो हमारा लोड अप्लाई किया गया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन द न्यूट्रल एक्सिस। जो पॉइंट पी, जो हमने एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट लिया ना एलिमेंट, उस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं, पी पॉइंट मान रहे हैं, और उसका एक्स डिस्टेंस है किस सिरे से, ए सिरे से। लेट द डिप्रेशन एट पॉइंट पी इज वाई। अब डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन का मतलब है
कि ये जो आपका पॉइंट P है वो बेंड होने के बाद नई स्थिति में जब आ जाएगा, तो क्योंकि ये डायरेक्शन तो आपने x डायरेक्शन ले ली है, तो ये डायरेक्शन हम कौन सी ले रहे हैं, अगर y ले रहे हैं तो जो पॉइंट P यहाँ पे था आपका B पर, वो सपोज शिफ्ट हो गया यहाँ पे, वो P प्राइम पे पहुंच गया। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है ये हम स्मॉल y मान रहे हैं, और क्योंकि ये दूरी x है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, x और y। x दूरी पर तो है ये फिक्स्ड एंड से, और y इसमें डिप्रेशन आया, डिप्रेशन को हिंदी में कहते हैं अवनमन, यानी जितनी दूरी उसने नीचे की तरफ तय करी है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल बी एक्स वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कर्व बन चुका है, अगर कर्व बन चुका है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये वाला फॉर्मूला आपने 9th 10th में या 11th 12th में पढ़ा होगा, d2y/dx² अपॉन 1 + dy/dx के स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब मान लीजिए कि ये डिप्रेशन जो है y, उसे हम बहुत ही ज्यादा स्मॉल मानते हैं। अगर y बहुत स्मॉल है यानी छोटा है, तो since the depression y is very small in comparison to the length के कंपैरिजन में अगर इसका डिप्रेशन बहुत छोटा मानते हैं, तो उस कंडीशन में जो dy/dx है, ये मैथमेटिक्स है प्योर, उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। और अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं dy/dx को, तो 1/r आपका किसके इक्वल आ रहा है, d2y/dx²। तो आपका 1/r किसके इक्वल आ जाएगा, d2y/dx² आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट अगर अपन पॉइंट P पे ले, तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमने देख लिया था, yig/r है। ये मैं पहले बता देती हूँ आपको, बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, देखिए इक्वेशन नंबर 3 में बेंडिंग मोमेंट है y/r ig, तो y/r ig बेंडिंग मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और 1/r इस एक्सप्रेशन में yig एज इट इज रखेंगे तो 1/r आ जाएगा, और 1/r की जगह हम क्या रख सकते हैं, d2y/dx², ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, y हमारा यंग मॉडुलस है, ig हमारा ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। द मोमेंट ऑफ वेट, मोमेंट का मतलब आघूर्ण है, तो वेट जो होता है, बेसिकली वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, एक तरह से ये क्या होता है, फोर्स होता है। तो इस फोर्स का मोमेंट अपन लेते हैं पॉइंट P के अबाउट, तो पॉइंट P के अबाउट कितना हो जाएगा, WL-x। अब ये कितना कैसे आया, तो यहाँ डायग्राम में देखिए एक बार, पॉइंट P के अबाउट, क्योंकि पॉइंट P का ही एलिमेंट अपन मान रहे हैं, तो ये पॉइंट P है, यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, ये पॉइंट P है हमारा, और ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये एंड पॉइंट था, यहाँ पे लग रहा है W। तो अगर यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है और ये दूरी R है, तो जो टॉर्क होता है वो सिर्फ कितना होता है, R इंटू एफ, क्योंकि फोर्स के ऑलरेडी फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्टेंस ले रहे हो आप इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। अब ये डिस्टेंस P पॉइंट की एंड पॉइंट से कितनी दी हुई है आपको, L-x, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, L-x, और जो फोर्स है वो कितना लग रहा है आपका W। तो जो मोमेंट लेना है, अगर अपने टॉर्क लेना है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, W इंटू L-x। तो ये हमारा मोमेंट आ जाएगा किसका, W वेट का आ जाएगा, किस पॉइंट के अबाउट, P पॉइंट के अबाउट, W इंटू L- हो जाएगा। तो हमारे पास मोमेंट जो है वो हम मोमेंट, ये भी हमें मोमेंट मिल रहा है, और हमने जो मोमेंट निकाला वो कितना था, yig/y/dx², तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, WL-x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन 3 को हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड में, तो यहाँ पे तो d2y/dx² की जगह कितना आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा। yig को उस साइड लेके जाओगे तो आपका yig नीचे आ जाएगा, w आपका कांस्टेंट है तो एज इट इज हो जाएगा, इंटीग्रेशन लग जाएगा L-x पे, और वो x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो L का कितना हो जाएगा, Lx, और x का कितना हो जाएगा, x²/2, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना है, c1, जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो x = 0 पर आपका dy/dx कितना आ रहा है, x = 0 पर dy/dx जो है वो कितना आ रहा है, तो वो अपन देख लेते हैं 0 क्यों आ रहा है, x = 0 पर, क्योंकि x = 0 है कहाँ आपका, खुद देखिए x दूरी कहां से ली जा रही है, O पॉइंट से ली जा रही है, तो x = 0, x = 0 का मतलब अपन इस एंड पे हैं, और ये एंड बिल्कुल नीचे नहीं आया है, तो इस एंड पे आपको y क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो dy/dx भी क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, करेक्ट। तो यानी कि x = 0 पर हमारा y भी 0 है और dy/0 है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, इसमें बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं आया है। जैसे जैसे यहाँ से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे पॉइंट्स जो है नीचे खिसकते जा रहे हैं,
लेकिन O पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है वहां पर हमारा डिप्रेशन यानी y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इस वजह से x इक्वल टू 0 पर अगर dy बाई dx 0 है तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो, dy बाई dx को 0 कर दो तो C1 भी क्या आ जाएगा 0। C1 0 आते ही वापस इस इक्वेशन को अपन एज इट इज लिख लेते हैं, तो C1 0 होते ही वापस हमारा dy बाई dx ये आ जाएगा। अगेन इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर इस बार dy बाई dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा क्योंकि इस x को तो उधर ले जाते हैं। देखो dy को इधर रहने देते हैं और बाकी जो भी टर्म आपका इंटीग्रेशन और dx आ जाएगा, तो dy का जो इंटीग्रेशन है वो तो y हो जाएगा और x के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो lx का कितना हो जाएगा, l x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और इधर x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x क्यूब बाय 3, नीचे ऑलरेडी 2 है तो 6 हो जाएगा और C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब x इक्वल टू 0 पर फिर से y इक्वल टू 0 है तो y को भी 0 कर दो, x को भी 0 कर दो, x को भी 0 कर दो तो C2 भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और वापस ये की इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली। अब ये हमारे पास यहाँ पर जो y का फॉर्मूला आ चुका है, डिप्रेशन का फॉर्मूला आ चुका है और वो किस पॉइंट पे है, P पॉइंट पे है। तो अगर हमें एंड तक देखना है, डिप्रेशन एट द फ्री एंड पे जो डिप्रेशन है अगर मान लीजिए वो डेल्टा है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू करेंगे तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, हमें l रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, सिंपली l रखनी पड़ेगी क्योंकि जो x है वो पॉइंट P तक था, अगर हमें x इक्वल टू l रख देंगे तो हम एंड पॉइंट पे आ जाएंगे। तो एंड पॉइंट पे जो y है वो तो डेल्टा के इक्वल है और जो x है वो l के इक्वल है, ये दोनों इसके अंदर पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा ये। इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 हमें मिल जाएगा। अब अगर अपन हम वेट जो है w वो कितना है, mg है, तो W की जगह कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा और IG जो है अगर हम रेक्टेंगुलर रोड ले रहे हैं तो IG ये हो जाएगा और W ये हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 4 में रखेंगे तो डिप्रेशन का फॉर्मूला जो है कैंटिलीवर के एंड पे वो हमारे पास इस फॉर्मूले में आ जाएगा। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला है तो IG ये हो जाएगा, W ये हो जाएगा, उसी इक्वेशन 4 में रखेंगे तो डेल्टा हमें ये मिल जाएगा। ओके, नाउ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ लोडेड कैंटिलीवर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी विल नॉट स्टडी दिस। ठीक है, ये हमें नहीं करना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिलेबस में भी है। इस बार हमारे पास बेंडिंग ऑफ बीम लेना है जो कि सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड लोडेड इन द मिडिल, यानी बीच में लोड है और दोनों किनारे फिक्स्ड हैं। यानी ये देखिए आपके पास इस तरह से यहाँ पर ये वाला पार्ट फिक्स कर दिया, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये वाला पार्ट फिक्स्ड है। तो जो डॉटेड लाइन से बना रखी है वो हमारी एक्चुअल बीम थी और जब हमने बीच में यहाँ पे वेट लटका दिया तो फाइनल शेप इसका ऐसा हो गया, सॉलिड लाइन वाला जो है वो फाइनल शेप है। तो अगर अपन को इसके लिए डिप्रेशन निकालना है तो डिप्रेशन निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर अपन ये कर सकते हैं कि यस, इसको किस में फॉर्म में कन्वर्ट, इन दिस स्टेट दिस अरेंजमेंट कैन बी कंसिडर्ड, ये अरेंजमेंट को हम कंसिडर कर सकते हैं एज 2 इन्वर्टेड कैंटिलीवर्स, 2 इन्वर्टेड कैंटिलीवर्स। क्योंकि देखो हमारा अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि रोड हमारी ऐसी थी, डिप्रेशन के बाद वो ऐसी हो गई, अब ये बोल रहा है कि इसको रिप्लेस करके, क्योंकि यहाँ पे हमारा लगा हुआ है W, तो एक अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो यहाँ पर मेरा एक हिस्सा तो ये बनेगा, ठीक है, और एक हिस्सा मेरा ये बनेगा। ये कह रहा है कि 2 कैंटिलीवर की कंडीशन क्या थी, कैंटिलीवर का एक एंड फिक्स होता था और दूसरे पे वेट लगाते थे। तो अगर इसको इन्वर्ट कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, तो ये जो है सिरा इसको बिल्कुल उल्टा कर दो तो ये ऐसा चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा चला जाएगा। तो एक कैंटिलीवर तो ये हो जाएगा, इस तरह से इन्वर्टेड कैंटिलीवर हो गया ना ये। इसी तरह से दूसरा कैंटिलीवर अगर इधर से फिक्स कर देती और इधर नीचे की तरफ आता, इसको उल्टा करते तो ये कैंटिलीवर ऐसा बनता। तो ये एक इन्वर्टेड कैंटिलीवर और ये एक इन्वर्टेड कैंटिलीवर, तो इसके ऊपर वाले कैंटिलीवर को और इसके ऊपर वाले कैंटिलीवर को जब जोड़ दोगे तो ये नीचे वाला कैंटिलीवर जो इन्वर्ट किया हुआ था और ये ऊपर वाला कैंटिलीवर जो इन्वर्ट किया हुआ था, मतलब ये 1 और ये 2, तो मैंने यहाँ पे 2 वाले को रख दिया, यहाँ पे 1 वाले को रख दिया, तो हमारा एक्चुअल जो हमें अभी दिया हुआ सिचुएशन है वो बन गया। यानी कि जो अरेंजमेंट हमें दिया गया है हम उसे कंसीडर कर सकते हैं 2 इन्वर्टेड कैंटिलीवर, 2 इन्वर्टेड कैंटिलीवर के रूप में कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है वो जो ओरिजिनल कैंटिलीवर दिया हुआ था वो W था, उसके अंदर W वेट लगाया हुआ था सेंटर पे। अब अगर अपन इसको तोड़ देते हैं तो इस वाले कैंटिलीवर के हिस्से में कितना आएगा, W/2 आ जाएगा
और दूसरे वाले कैंटिलीवर के हिस्से में कितना आएगा, W/2 आ जाएगा। अब क्योंकि पूरे की लेंथ L है तो इसकी कितनी हो जाएगी, L/2 इसके हिस्से में आएगी और L/2 इसके हिस्से में आएगी। तो हमें वो फॉर्मूला वही यूज कर सकते हैं जो हमने कैंटिलीवर के लिए पढ़ा था, बस उसमें जो वेट है उसका हाफ ले लेना है और जो लेंथ है उसका हाफ। तो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखिए एंड पे डिप्रेशन डेल्टा है, W/2 लेना है और लेंथ कितनी लेनी है, L/2 लेनी है। तो जो ऊपर डेल्टा है फ्री एंड पे, उसमें आप देखिएगा, उसमें हमें मिला था WL/3YIG। आई थिंक यही फॉर्मूला मिला था। ऊपर वाले फॉर्मूले में देख लेते हैं, जो एक्चुअल फॉर्मूला था। यस, ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये था डेल्टा। इक्वेशन नंबर 4 ध्यान से देखिए, ये रही इक्वेशन नंबर 4। यही फॉर्मूला ले रहे हैं, इस W की जगह करेंगे W/2 और इस L की जगह करेंगे L/2। तो हमारा जो डिप्रेशन है उसका फॉर्मूला आ जाएगा, और वो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, ये देखिए W/2 कर दिया और L/2 किया, सॉल्व किया, ये आ जाएगा। रेक्टेंगुलर शेप है तो IG की जगह ये रखना है और W की जगह हमारा क्या रखना है, mg रखना है, क्योंकि mg है हमारा W। इसी तरह से अगर हाँ ये रख दिया तो हमारा डेल्टा ये आ जाएगा। सर्कुलर शेप के लिए करना है तो IG का ये रखना है, W का ये रखना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, और उस कंडीशन में B और D जो है, B भी R के बराबर होगा और D भी R के बराबर होगा, क्योंकि B डायरेक्शन भी साइड में जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा इसकी मोटाई भी R लेनी पड़ेगी, हाँ हमें हमें और चौड़ाई भी उसकी क्या लेनी पड़ेगी, रेडियस के बराबर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा किस किस के प्रोपोर्शनल है, L³ के प्रोपोर्शनल है, और ऊपर वाले के फॉर्मूले के हिसाब से 1/b के, यानी मोटाई के जो इनवर्स है, चौड़ाई है जो उसके इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, मोटाई के क्यूब के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे डेल्टा जो है y के यानी यंग मॉड्यूलस के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है। ये रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेंडिंग ऑफ बीम और साथ में कैंटिलीवर।